सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी हिस्ट्री की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिस्ट्री की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। अब जो हमारा नया चैप्टर चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है मौर्य उत्तर काल। क्या दोस्तों? मौर्य उत्तर काल के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम ब्राह्मण वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो बिना देर के वो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि बृहदर्थ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, जो कि एक ब्राह्मण वंश था, ठीक है। उसके बाद सातवाहन आए, ऐसे करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसको दोस्तों मौर्य उत्तर काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौर्य उत्तर काल कहा जाता है, यानी मौर्य के बाद जो आया काल उसको मौर्य उत्तर काल कहा जाता है, ठीक है। तो पहले मौर्य आए, फिर मौर्य उत्तर काल आएगा, ठीक है। ये याद रखेंगे क्रम, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया तो मौर्य साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। देखिए, जैसे ये अपना प्यारा देश भारत बना लेते हैं हम, ये अपना प्यारा देश भारत है, तो इधर दोस्तों पश्चिम की तरफ तो विदेशी शासकों के आक्रमण थे। क्या? विदेशी शासकों के आक्रमण थे, जिसमें हिंद यवन थे, शक थे, पल्लव थे, कुषाण थे, उन्होंने आक्रमण किए। और इधर जो थे, इधर दोस्तों अपने देशी जो ब्राह्मण साम्राज्य थे उनका साम्राज्य था, ठीक है। तो दो भागों में मौर्य के बाद जो अपना हिंदुस्तान है वो बट गया था, ठीक है। तो देखिए, विदेशी राज्य वाले, जिसमें उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा मध्य भारत पे उनका राज था, जिसमें किस किस का राज था? हिंद यवन का राज था, शकों का राज था, पल्लवों का राज था, कुषाणों का राज था, ठीक है। इनके बारे में हम अगली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें इधर पूर्वी तरफ थे वो थे देशी ब्राह्मण साम्राज्य। कौन थे? देशी ब्राह्मण साम्राज्य। मुख्यतः कहाँ पर थे? पाटलिपुत्र तथा महाराष्ट्र वाले क्षेत्र पे थे। कहाँ पे थे? पाटलिपुत्र तथा महाराष्ट्र वाले क्षेत्र पे देशी ब्राह्मण साम्राज्य का राज था, ठीक है। जिसमें शुंग थे, कणव थे, आंध्र सातवाहन थे, वाकाटक थे, चेदी थे। इनके बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देशी ब्राह्मण वंश कहलाते हैं, और वो विदेशी। देशी मतलब जिन्होंने देश के ही होके जिसने देश पे राज किया वो देशी, और जो विदेशी मतलब बाहर से जो आए उन्होंने राज किया, ठीक है। तो सबसे पहले परिचय जान लेते हैं, किस ब्राह्मण वंश का मगध साम्राज्य पे राज रहा, उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र तथा महाराष्ट्र के पास विकसित राज्य, जो देखिए जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया ना, उसके बाद जो राज्य विकसित हुए, कहाँ पे हुए? पाटलिपुत्र तथा महाराष्ट्र के बीच विकसित हुए थे, ठीक है। जिसमें शुंग वंश था सबसे पहले, कणव वंश था, सातवाहन वंश था, वाकाटक वंश था, ठीक है। तो ये चार जो साम्राज्य हैं, वंश है, ये प्रमुख है, ठीक है। इनके संस्थापक कौन है? शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है, कणव वंश के संस्थापक वासुदेव हैं, सातवाहन वंश के शासक शिवमुख हैं। कौन है? शिवमुख हैं, ठीक है। और वाकाटक वंश के शासक विंध्य शक्ति हैं। कौन है? विंध्य शक्ति हैं। इन सभी के आप संस्थापकों के नाम याद रखेंगे, एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, कणव वंश के संस्थापक वासुदेव थे, सातवाहन वंश के संस्थापक शिवमुख थे, और वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे, ठीक है। तो इनके नाम आप याद रखेंगे। चले आगे। चलिए अब दोस्तों शुंग वंश के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले शुंगा डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कुछ प्रमुख शासक हैं, जैसे पुष्यमित्र हुआ, अग्निमित्र हुए, वासुमित्र हुए, भागभद्र हुए और देवभूति। देखिए, शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप बताएंगे देवभूति था। कौन था? देवभूति था। ये दोनों प्रश्न आपको क्लियर? बिल्कुल क्लियर, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में जान लेते हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, ठीक है। इसने अपनी राजधानी क्या बनाई? ये इंपॉर्टेंट है, विदिशा बनाई। मौर्य काल में क्या थी? राजगिरी थी और पाटलिपुत्र थी। लेकिन शुंग वंश में कौन सी राजधानी हो गई? विदिशा हो गई। कौन सी हो गई? विदिशा हो गई, ठीक है। इसने कुछ प्रमुख कार्य किए पुष्यमित्र शुंग ने, वो जान लेते हैं। 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया दोस्तों, जिसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि थे। पतंजलि की पुस्तक कौन सी है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि पतंजलि किसके राज दरबार में थे, तो आप बताएंगे पुष्यमित्र शुंग के राज दरबार में थे। किसके दरबार में थे?
पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे पतंजलि। ठीक है, इसने हिंदू यूनानी शासक मिनांडर को हराया जो कि उस समय काफी बड़ा था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। भरूच स्तूप का निर्माण कराया, जो मैंने आपको बताया था कि भरूच स्तूप की नींव तो अशोक ने रखी थी, लेकिन उसका निर्माण किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग ने कराया। किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग ने कराया। ठीक है, वैदिक धर्म और संस्कृत का पुनरुत्थान किया। देखिए, जब मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदर्थ, उस समय वैदिक धर्म से देखिए संस्कृत ये सब अलग हो गई, क्योंकि अशोक ने किसको माना? बौद्ध धर्म को माना, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ाया, लेकिन अपने जो वैदिक धर्म थे और संस्कृत थी उनको लोग भूलते गए। तो इसने पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म और संस्कृत का पुनरुत्थान किया था। ठीक है, सांची स्तूप की वेदिका, जिसको रेलिंग कहते हैं, इसका पुनर्निर्माण कराया था और लकड़ी के स्थान पर पत्थर का प्रयोग किया था। ठीक है, पहले लकड़ी से बनते थे, फिर इसने पत्थर का प्रयोग किया था। तो ये इसके प्रमुख कारण थे। आपको याद क्या क्या रखना है? आपको याद रखना है शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे पुष्यमित्र शुंग ने की। किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप बताएंगे देवभूति था। कौन था? देवभूति था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की। याद रखेंगे। इसने अपनी राजधानी कहाँ बसाई? तो आप बताएंगे विदिशा को इसने अपनी राजधानी बनाया। किसको? विदिशा को इसने अपनी राजधानी बनाया। इसके प्रमुख कार्य क्या क्या है? इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया। इसके राज दरबार में पतंजलि रहते थे, जिसकी पुस्तक क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसने हिंदू यूनानी शासक मिनांडर को भी हराया था। ठीक है, भरूच स्तूप का निर्माण भी इसी ने कराया था। इसको वैदिक धर्म और संस्कृति का पुनरुत्थान करता भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब अन्य शुंग शासकों के बारे में जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए शुंग शासकों में पुष्यमित्र शुंग था, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़े थोड़े जो उनके पॉइंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अग्निमित्र। अग्निमित्र के दोस्तों कालिदास द्वारा लिखित नाटक मालविका अग्निमित्र का नायक था। कालिदास ने जो मालविका अग्निमित्र नामक एक नाटक लिखा है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी के बारे में लिखा है, उसका नाटक था अग्निमित्र, मतलब नायक था अग्निमित्र। ठीक है, यहाँ पे आपको इमेज दिखाई गई है। नेक्स्ट है भागभद्र। भागभद्र कौन था? यूनानी राजा एंटिक्लिस ने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर भेजा था, जिसने यहाँ भागवत धर्म को स्वीकार किया और विदिशा में भागवत वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना की। ये पूछा जाता है एग्जाम में। क्या पूछा जाता है? गरुड़ ध्वज की स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे हेलियोडोरस ने गरुड़ ध्वज की स्थापना की। कहाँ पे? विदिशा में। कहाँ पे? विदिशा में। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। देवभूति जो कि शुंग वंश का अंतिम शासक था, शुंग वंश का अंतिम शासक है। 73 BC में वासुदेव ने हत्या करके कणव वंश की स्थापना की। किसने की? कणव वंश की स्थापना की वासुदेव ने। ठीक है, कणव वंश के बारे में ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं जानना, बस इसके संस्थापक और अंतिम शासक के बारे में जान लेंगे। संस्थापक कौन है? वासुदेव है। कणव वंश के संस्थापक है वासुदेव। इसका अंतिम शासक कौन है? सुशर्मा। कौन है? सुशर्मा। इतना याद रखेंगे। ठीक है, जितने भी दोस्तों मैं आपको वंश कराऊं उन सभी के संस्थापकों के नाम आप अवश्य याद रखेंगे और अंतिम शासक के नाम याद रखेंगे, वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं सातवाहन वंश के बारे में। किसके? सातवाहन वंश के बारे में, जिसके प्रमुख शासक सिमुक था, सातकर्णी प्रथम था, हाल था, यज्ञश्री थे, पुलवामी थे, वशिष्ठी पुत्र थे, पुलवामी थे, और गौतमी पुत्र सातकर्णी थे, पुलवामी 4 थे। ठीक है, देखिए सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो आप बताएंगे सिमुक है। कौन है? सिमुक है। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन है? तो आप बताएंगे पुलवामी 4 है। कौन है? पुलवामी 4 है। ठीक है, ये क्लियर, बिल्कुल क्लियर। संस्थापक कौन है? सिमुक है। कौन है? सिमुक है। इनका क्षेत्र कहाँ था जहाँ ये राज करते थे? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। देखिए ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाले राज्य में ये क्या करते थे? राज करते थे सातवाहन वंश के शासक। ठीक है, भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले प्रथम राजवंश थे, जो कि लगभग 280 वर्षों तक इन्होंने राज किया था। ठीक है, पुराणों में इनको आंध्र कहा जाता है और अभिलेखों में इनको सातवाहन कहा जाता है। तो इनको एक नाम और दिया गया है। क्या दिया गया? आंध्र सातवाहन। क्या कहा गया? इनको आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए पुराणों में आंध्र कहा गया लेकिन अभिलेखों में इनको सातवाहन कहा गया, तो इनको आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे।
मत्स्य पुराण जो कि एक सबसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है, इसमें सातवाहन वंश की वंशावली के बारे में बताया गया। ये मैंने आपको बता दिया, जब मैंने आपको पुराण पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी, तो आप बताएंगे प्रतिष्ठान थी। क्या थी, प्रतिष्ठान थी, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र के पास थी। कहाँ पे थी, औरंगाबाद महाराष्ट्र के पास थी, जिसका नाम आज क्या हो गया, औरंगाबाद का नाम बदल के क्या हो गया, तो आप बताएंगे संभाजी नगर हो गया। क्या हो गया, संभाजी नगर हो गया, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ी हो तो। ठीक है, राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान थी। ठीक है, इसकी राज्य की भाषा क्या थी, तो आप बताएंगे प्राकृत थी। कौन सी थी, प्राकृत। लिपि क्या थी, ब्राह्मी लिपि थी। ये इतना याद नहीं रखना। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। सातकर्णी फर्स्ट के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि इसका विवाह नागनिका नामक कन्या के साथ हुआ। किसके साथ हुआ, नागनिका नामक एक महिला के साथ हुआ, जिसने नाना घाट अभिलेख, जो कि महाराष्ट्र में ये पूछा जाता है कि नागना घाट अभिलेख का निर्माण किसने कराया, नागनिका नामक महिला ने कराया, जो कि सातकर्णी फर्स्ट की पत्नी थी। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, सातकर्णी फर्स्ट ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, जो कि नाना घाट में उल्लेख है, तथा एक राष्ट्र यज्ञ कराया। ठीक है, और ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा का आरंभ भी नाना घाट अभिलेख में माना जाता है। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ये पूछा जाता है कि ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा का आरंभ कहाँ से माना जाता है, तो आप बताएंगे नाना घाट अभिलेख में इसका प्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट है, नागनिका ने संरक्षिका के तौर पर कार्य किया। ये नागनिका ने एक संरक्षक के तौर पर कार्य किया। जब सातकर्णी फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है तो इनके बच्चे छोटे होते हैं, तो उनके संरक्षिका के रूप में कार्य किया। ये याद नहीं रखना। नेक्स्ट है हाल। हाल के बारे में बस एक चीज याद रखेंगे, प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती, जो कि एक प्रेम कथा थी, की रचना की। यहाँ पे आपको इमेज दिखाई गई है। गाथा सप्तशती की रचना किसने की, तो आप बताएंगे हाल ने की, जो कि एक सातवाहन वंश का शासक था। ठीक है, इतना याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे महान सातवाहन शासक माना जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, जिसको नासिक अभिलेख में क्या कहा गया है, गौतमी बलश्री कहा गया है, एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है, अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है, और वेदों का आश्रयदाता कहा गया है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, वेदों का आश्रयदाता किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। एकमात्र ब्राह्मण किसको कहा जाता है, तो आप बताएंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, इनके अन्य नाम क्या थे, आंध्र सम्राट कहा जाता था, दक्षिणापथ का श्वेश्वर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दक्षिणापतेश्वर कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने सिक्के चलाए जिसमें 2 पतवार वाली जहाजों का चित्र था, जो कि इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, बस इतना याद रखेंगे। शातवाहन वंश के शासक अपने आप को क्या कहते थे, दक्षिणापतेश्वर कहा जाते थे। क्या कहते थे, दक्षिण के अपने आप को स्वामी कहते थे। ठीक है, चलिए इन्होंने नाना घाट अभिलेख महाराष्ट्र में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अन्य सातवाहन शासकों के बारे में जान लेते हैं। यज्ञश्री सातकर्णी थे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। पुलवामी चतुर्थ थे, ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके समय ये अंतिम शासक है एक तो सातवाहन वंश का, और इसके समय सातवाहन वंश का विघटन हो गया था। ठीक है, 4 भागों में सातवाहन वंश बांटा गया, जिसमें एक विदर्भ में था यहाँ पे वाकाटक वंश की स्थापना हुई, एक दक्षिण में चले गए जिसमें आम्री वंश की स्थापना हुई, जो कि आधे आंध्र प्रदेश में चले गए जिन्होंने इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की, और बाकी कर्नाटक में चले गए जिसने कंदम वंश की स्थापना की। तो सातवाहन वंश अंत में, जो कि पुलवामी चतुर्थ जिसका अंतिम शासक था, उसके समय 4 भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन से वंश में, वाकाटक वंश, आभीर वंश, इक्ष्वाकु वंश, कदम वंश। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। अन्य तथ्य के बारे में जान लेते हैं। सातवाहनों ने चांदी तांबे सिक्के किस किस के सिक्के चलवाए, चांदी के सिक्के चलवाए, तांबे के सिक्के चलवाए, शीशे के सिक्के चलवाए, और कांसे के मुद्रा का प्रचलन किया। याद रखने वाली बात क्या है, याद ये रखेंगे कि शीशे के सिक्के, सर्वाधिक शीशे के सिक्के किसने चलवाए, किस वंश ने चलवाए, तो आप कहेंगे सातवाहन वंश ने चलवाए। किसने चलवाए, सातवाहन वंश ने चलवाए। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से लाया जाता था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है,
याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। सातवाहन वंश के शासकों को क्या कहा जाता था? उनको दक्षिण के स्वामी कहा जाता था। याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। एक चीज और याद रखेंगे, देखिए आपने इन सबके नाम पढ़े होंगे, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, मतलब ये जो अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे लगाते थे, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों वाकाटक वंश के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? वाकाटक वंश के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, वाकाटक वंश के संस्थापना किसने की? विंध्य शक्ति ने की। किसने की? विंध्य शक्ति ने की। उसके बाद प्रवर्सन सेन फर्स्ट हुए, रुद्रसेन हुए, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। पृथ्वीसेन हुए, प्रवर्सन सेकंड हुए और प्रवर्सन थर्ड इसके अंतिम शासक थे वाकाटक वंश के। ठीक है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की, जो हमको याद रखना है। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति थे। कौन थे? विंध्य शक्ति थे। ठीक है, इनके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरारी, जो कि विदर्भ वाला क्षेत्र था, के स्थानीय शासक थे। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल क्लियर। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवर्सन प्रथम शासक हुआ। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। ये आपको याद नहीं रखना। ठीक है, ये वाकाटक वंश से ज्यादा याद नहीं रखना, बस इतना याद रखेंगे। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति थे। इसके अंतिम शासक कौन थे? प्रवर्सन थर्ड थे, यानी तृतीय थे। ठीक है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, ये आप याद रखेंगे। जब हम गुप्त शासक पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। ठीक है, ये नाम पूछा जाता है। रुद्रसेन का संबंध किस वंश से है? तो आप बताएंगे वाकाटक वंश से है। किससे है? वाकाटक वंश से है। ठीक है, वाकाटक वंश की कला और संस्कृति के बारे में जान लेते हैं। वाकाटक वंश के राजा प्रवर्सन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य में सेतुबद्ध की रचना की। किसकी रचना की? सेतुबद्ध की रचना की। ये याद रखेंगे, सेतुबद्ध की रचना की प्रवर्सन द्वितीय ने की। किसने की? प्रवर्सन द्वितीय ने की। ठीक है, सर्वसेन ने हरि विजय नामक प्रकृति काव्य ग्रंथ लिखा। कौन सा लिखा? हरि विजय नामक प्रकृति काव्य ग्रंथ लिखा। ठीक है, कुछ विद्वानों का मत है चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवर्सन द्वितीय की राज्यसभा में निवास किया था। वहां उन्होंने उसके सेतुबद्ध का संशोधन किया तथा विदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। ठीक है, ये याद रखेंगे। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा विहार 19वां चैत्य निर्माण किसने कराया? वाकाटक शासक के काल में हुआ। किसके शासक के काल में हुआ? वाकाटक वंश के शासकों के काल में हुआ। ये याद नहीं रखना। ठीक है, याद क्या रखना है? विंध्य शक्ति वाकाटक वंश के शासक हैं। अंतिम शासक कौन है? प्रवर्सन थर्ड है। रुद्रसेन का संबंध किस वंश से है? वाकाटक वंश से है। किस वंश से है? वाकाटक वंश से है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किसके साथ किया? वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ किया। ये याद रखना है। ठीक है, क्लियर? क्लियर। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों अंतिम जो हमारा वंश है वो है चेदी राजवंश। कौन सा वंश है? चेदी राजवंश, जिसको कलिंग वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इनका वंश जो था वो कलिंग वाले क्षेत्र, जो कि उड़ीसा का दक्षिण क्षेत्र भाग है ना, वहां पे था। ठीक है, कलिंग का युद्ध तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईस्वी में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। किसका हुआ? चेदी राजवंश का उदय हुआ। ये भी पूछ सकता है आपसे, चेदी राजवंश किस जगह यानी कहाँ पे उसका उदय हुआ? तो आप बताएंगे लिंग वाले स्थान पे चेदी राजवंश का उद्भव हुआ। इनकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। ये याद रखेंगे। ठीक है, खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। ये पूछा जाता है। नरेश खारवेल नरेश का संबंध किस वंश से है? तो आप बताएंगे चेदी वंश से है। किससे है? चेदी वंश से है। ठीक है, नेक्स्ट है खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसे जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण कराया। ये पूछा जाता है खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो आप बताएंगे जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। इसने दोस्तों उदयगिरी पहाड़ियों का निर्माण कराया। ये पूछे जाएगा कि उदयगिरी में पहाड़ियों की गुफा का निर्माण किसने कराया? खारवेल ने कराया। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। दोस्तों आज मैंने आपको
ब्राह्मण वंशों के बारे में पढ़ाया, यानी मौर्य उत्तर काल के बारे में पढ़ाया। अगली क्लास में मैं दोस्तों जो हिंदू यवन यानी विदेशी राजवंश थे उनके बारे में पढ़ाऊंगा, जैसे कुषाण, हिंद यवन, उनके शक, इनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, वहाँ जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहें, क्योंकि जब तक आप पुरानी क्लासों का रिवीजन नहीं करेंगे तो आप नया तो पढ़ते रहेंगे, आपको नया तो पढ़ने में आनंद आएगा, लेकिन पुरानी चीज़ों को भूल जाएंगे। ठीक है, तो पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।